अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसके फाइनल वीडियो, फाइनल लेक्चर पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से फीटल डेवलपमेंट होता है, फीटल लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, एंटीनेटल पीरियड में किस तरह से ह्यूमन फीटस डेवलप करता है। धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। शुरुआत हम पहले करेंगे कि प्लासेंटा कैसे बनता है, प्लासेंटा का क्या क्या फंक्शन है। जैसा मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको प्लासेंटा के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। फिर हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के बाद में, जिसमें तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बन गई थी, किस तरह से हर एक जर्म लेयर से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, और वो टाइम लाइन क्या है, वो टाइम लाइन क्या है जिसकी वजह से इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके हिसाब से ह्यूमन एम्ब्रियोनिक पीरियड में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और एक बार जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो पार्चुरेशन या बर्थ प्रोसेस कैसे होती है, एंड दैट विल कंक्लूड द डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। सो राइट अवे मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं और मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसको हम रिकैप करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन किस तरह से होता है। सो लेट अस लुक एट अ डायग्राम राइट अवे। सो इस डायग्राम को अगर आप देखिए, सो हमने ये कहा था कि ये जो है ये इनर सेल मास है। अगर आपको याद आ रहा है, एक कैविटी ऊपर अपीयर हो गई थी, इस कैविटी को हमने कहा था एमनियन। नीचे जो कैविटी अपीयर हुई थी इसको हमने कहा था योक सैक। फिर हमने ये कहा था कि ये जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं, यहाँ पर एपीब्लास्ट सेल्स में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर होगी और सेल्स अंदर की तरफ इनरोल करना शुरू करेंगे, और इनरोल करना शुरू करने के बाद में दो लेयर बन जाएंगी। जो बाहर रह जाएंगे उन्हें हम कहेंगे एक्टोडर्म, अगर आपको याद आ रहा है, और इनरोल करके जो सेल्स अंदर चले जाएंगे उन्हें हमने कहा था एंडोडर्म, और कुछ सेल्स फिर दोनों के बीच में आ जाएंगे जिनसे हम बनाएंगे मीजोडर्म। आपको ध्यान है, हमने ये कहा था कि जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं वो ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाएंगे। इनर सेल मास में भी हाइपोब्लास्ट सेल्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे उन्होंने बनाया था प्लासेंटा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने क्या बनाया था? प्लासेंटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बन गई हैं। एक लेयर को आपने कहा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म से जनरली बात क्या क्या बनी, जो मेजर चीज़ बता रहे हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन, हेयर, लाइनिंग ऑफ द नोज एंड माउथ एंड द नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म मैंने आपको बताया था कि गट से रिलेटेड होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लिवर एंड पैंक्रियास, दीज आर दी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इसके बाद मीजोडर्म हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली, एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली डिराइव्ड बाय एम्ब्रियोनिक mesoderm, and that includes connective tissue, that includes muscle as well as the bones. So I hope this process of gastrulation, the formation of three embryonic germ layers is called as gastrulation, is absolutely clear. जैसा हमने कहा था कि probably this was the most important event that could have occurred in your life. और अब इन embryonic germ layer से हम देखेंगे कि कुछ क्या बनने हैं, organs बनने हैं। So I hope this thing is absolutely clear to everybody. So ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई जो हमने पिछले लेक्चर में डिक्लेयर किया था, जो हमने डिस्कस किया था। और एक चीज़ और हमने डिस्कस किया था, प्लासेंटा। हमने ये कहा कि जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा फीटस को मदर से, और ह्यूमन जो फीटस है वो अपने लंग से रेस्पायर नहीं करता। वो जो गैस एक्सचेंज है वो प्लासेंटा के अक्रॉस होगी। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज किसके अक्रॉस होगी? प्लासेंटा के अक्रॉस होगी। सो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा फीटस थ्रू प्लासेंटा, एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? प्लासेंटा को यूज़ किया जाएगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने ये कहा था कि जिस टाइम पे प्लासेंटा बनता है, सो प्लासेंटा ह्यूमन बींग्स में हीमोकोरियल होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में फिर बताया था। और हीमोकोरियल का मतलब ये है कि जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की डेरिवेटिव हो गई, दे बेथ इन दी मैटरनल साइनोसॉइड्स, इन दी मैटरनल ब्लड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीमोकोरियल। और हमने ये कहा था कि मैटरनल साइड के बैरियर्स गायब होते हैं। मैटरनल साइड्स के बैरियर ह्यूमन बींग्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होते हैं? गायब होते हैं। और ये धीरे धीरे प्लासेंटा बन गया। सो प्लासेंटा का एक फंक्शन हम सब जानते हैं, एक फंक्शन है मदर की बॉडी के साथ में एक्सचेंज करना। एक्सचेंज किसका करना? अगर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। और हमने देखा था गैशियस एक्सचेंज भी किसके थ्रू होगा? प्लासेंटा के थ्रू होगा। सो दैट मीन्स ह्यूमन लंग्स जो एडल्टहुड में काम करते हैं वो नॉर्मली फीटल लाइफ में कौन करता है? प्लासेंटा काम करता है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक चीज़, एक क्वेश्चन और करिए यहाँ पर। हमने आपसे ये कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना पड़ेगा।
कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, विच हार्मोन इज कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन? द आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन, फॉर द सिंपल रीजन दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन टू मेंटेन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इन अ स्टेट दैट इज केपेबल ऑफ सस्टेनिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो भी बदलाव चाहिए, जो भी उसको सपोर्ट चाहिए, वो जो मेन हार्मोन उसको सपोर्ट कर रहा है वो कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है। इसीलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का और भी फंक्शन है, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर मैं वापस आऊँगा प्लेसेंटा पे। सो प्रोजेस्टेरॉन के जो फंक्शंस हैं किसमें? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने आपसे ये कहा कि इट विल मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा और प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया। नंबर 2 बात ये बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रोजेस्टेरॉन जब ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक होगा LH और FSH पे, और एक और फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। So that means what prevents a second pregnancy during an ongoing pregnancy? The answer will be progesterone. So progesterone जो है हमने क्या कहा, वो एक प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उसके दौरान दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, दूसरी फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमने क्या कहा कि गोनाडोट्रोपिन्स पे जो नेगेटिव फीडबैक होगा, सो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन कम होगा, और जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो किसको डेवलप नहीं करेंगे? एक फर्दर नए फॉलिकल को डेवलप नहीं करेंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो प्रोजेस्टेरॉन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नेगेटिव फीडबैक, एंड वी आर सेइंग दैट इट प्रिवेंट्स सेकंड प्रेगनेंसी। सो सेकंड प्रेगनेंसी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तीसरी चीज, एक चीज और समझिए बड़े ध्यान से, प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी। So progesterone suppresses myometrium contractility. So progesterone myometrium वो स्मूथ मसल्स थी जो यूट्रस की वॉल में थी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? सप्रेस करता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हैज़ अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू प्ले इन प्रिवेंटिंग एबॉर्शंस, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा तो बेसिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और जो फीटस इम्प्लांटेड है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो क्या हो सकता है? एबॉर्ट हो सकता है। सो इस एबॉर्शन को प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये याद रखिएगा कि इट प्रिवेंट्स, इट सप्रेसेस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, myometrial contractility. So very very important question, the role of progesterone in pregnancy and why progesterone is also called as the pregnancy hormone. This is absolutely clear. So जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको ये बात तो समझ में आ गई है कि ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, progesterone will play a very important role. Now what will be the source of this progesterone? तो हमने ये कहा कि सबसे पहले तो आपको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना पड़ेगा। उस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा था? HCG। HCG क्या था? गोनाडोट्रोपिन, जिसके फंक्शन किस जैसे थे? LH के, पर वो नेगेटिव फीडबैक से इनिबिट नहीं हो रहा था। ये बात आपको याद आ गई है। लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम को हम कब तक मेंटेन करेंगे? ये तब तक मेंटेन करना पड़ेगा जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरह से फंक्शनल ना हो जाए। सो प्लेसेंटा जो पूरी तरह से फंक्शनल होता है वो होता है 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर। सो 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर हमने ये कहा कि प्लेसेंटा पूरी तरह से क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता तब तक आपको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में प्लेसेंटा खुद एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। सो आई एम कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। हमने ये कहा कि प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। सो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रहा था और दूसरा अब कौन कर रहा है? प्लेसेंटा कर रहा है। और प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, HCG। प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एज वेल एज मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन का नाम रखा हमने ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये आप जानते ही हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके अलावा इट सिक्रीट्स
large amount of progesterone, the pregnancy hormone, and fourth, it also secretes some amount of estrogen. Please remember, during fetal life, progesterone is secreted in much higher amounts than estrogen. So progesterone estrogen ratio is हाईली बायस्ड टूअर्ड प्रोजेस्ट्रॉन. सो हमने ये कहा कि ये 4 हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है. और प्लेसेंटा, एक बात आप याद रखिए, प्लेसेंटा एज वेल एज द ओवरी near the end of the parturition, near the end of the embryonic development or the gestation period, they also secrete a hormone which is called as relaxin. Now this relaxin is produced only during pregnancy. Similarly, HCG is also produced only during pregnancy. HPL is also produced only during pregnancy, though these hormones are not produced only during pregnancy. तो हमने कहा कि during later part, just near the child birth, हम कह रहे हैं कि ओवरी और प्लेसेंटा एक हार्मोन और प्रोड्यूस करते हैं. इस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन. ये जो लिगामेंट्स होती हैं पेल्विक बोन्स में, पेल्विक स्केलेटन में जो लिगामेंट्स होती हैं, उनको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से पेल्विक कैविटी ज़्यादा रूमी हो जाती है. एंड देयरफॉर द बर्थ पैसेज और द बर्थ कैनाल बिकम्स वाइडर, एंड देयरफॉर what is facilitated? The delivery of the fetus through them is facilitated. So this is the function of relaxin. So प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा ईस्ट्रोजन, HPL, HCL और रिलैक्सिन. हालांकि ये रिलैक्सिन खाली प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता, जैसा मैंने आपको बताया, ये ओवरी भी सिक्रीट करती है. सो कुछ हार्मोन्स केवल फीटल लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हार्मोन हमेशा प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फीमेल की बॉडी में, मैटरनल ब्लड में, उनका लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. So please understand, the release of the secretion of the some hormones becomes much higher during the pregnancy in the maternal blood. For example, thyroxine and cortisol. So thyroxine and cortisol, thyroxine आप समझ सकते हैं, ऑब्वियस बात है, मेटाबॉलिक हार्मोन है. कॉर्टिजोल भी मेटाबॉलिक हार्मोन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है. इसके अलावा कॉर्टिजोल जो सेल मैच्योरेशन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्लारा सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो कि सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करते हैं, उस तरह के सेल्स की फाइनल डेवलपमेंट में कॉर्टिजोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए कुछ हार्मोन्स का मैटरनल ब्लड में लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सो आई होप यू आर गेटिंग द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा. इस प्लेसेंटा का मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, हमने इसे कोरियोएलेंटॉइक कहा था. कोरियोएलेंटॉइक इसलिए कहा था क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इस्तेमाल हुई थी, एक कोरियन और एलेंटॉइस, और दूसरा नाम हमने इसे कहा था हीमोकोरियल. वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. सो एक बार हम दिमाग लगा, एक बार हम दोबारा देखते हैं एक डायग्राम को. मैं प्लेसेंटा के बारे में आपको आइडिया देता हूं. सो प्लेसेंटा के बारे में अगर हम इस डायग्राम को देखें, सो अगर आप ये देखें, सो ये फीटल सर्कुलेशन है. ये डायग्राम मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कराया था. सो अगर आप ये देखें, ये प्लेसेंटा है, ये मदर के टिश्यू में जाकर के अटैच होगा. तो ये इसमें एक प्लेसेंटा में फीटल टिश्यूज़ होंगे और मैटरनल टिश्यूज़ होंगे. हालांकि हमने ये कहा कि ह्यूमन बींग्स में जो मैटरनल बैरियर्स हैं, दे आर गॉन. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड. सो ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, और इस अम्बलाइकल कॉर्ड में आप देख सकते हैं 2 अम्बलाइकल आर्टरीज हैं और एक अम्बलाइकल वेन है. सो 2 अम्बलाइकल आर्टरीज ये देख रहे हैं आप, जो पर्पल से कलर में दिखाई दे रही हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज हैं, और एक क्या है? अम्बलाइकल वेन. ये अम्बलाइकल वेन यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड को वापस ला रही है. मैंने आपसे कहा था कि अम्बलाइकल वेन 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है. एक चली जाती है इंफीरियर वेना केवा में और दूसरी चली जाती है हिपैटिक पोर्टल वेन में. और ये जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेज हैं. ये इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेज हैं. सो यहाँ से मिक्स्ड ब्लड जाता है, ये जाता है प्लेसेंटा में. प्लेसेंटा में चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और प्यूरिफाइड ब्लड वापस अम्बलाइकल कॉर्ड से वापस आ जाता है. कहाँ? फीटस में. और आकर के, जैसा मैंने आपको बताया, इंफीरियर वेना केवा और हिपैटिक पोर्टल वेन में जुड़ जाता है. अब ये जो प्लेसेंटा है, इसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसके कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं. एक्सचेंज तो कर ही रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ से, और हमने देखा
और हमने देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, वो बात हमें समझ में आ गया। कोरियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्सचेंज में कोरियन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एंडोक्राइन रोल भी है, और ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, और ये प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप होता है 10 to 12 वीक्स पे, और तब तक आपको कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करना इंपैरेटिव है। सो इट इज़ इंपैरेटिव टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम टिल प्लेसेंटा बिकम्स फुल्ली functional. I hope this thing is absolutely clear to everybody who is watching this video. एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड करीब 9 मंथ्स का है ह्यूमन बींग्स में। सो एवरीबडी इज अवेयर दैट द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बींग्स roughly corresponds to 9 months, and these 9 months have been divided into 3 trimesters, and each trimester will be of 3 months each. So हम ये कह रहे हैं कि इंट्रायूट्राइन जो लाइफ है, आपने इसको कहा कि 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। 3 ट्राइमेस्टर्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 महीने के मैंने 3 पीरियड्स बना दिए, इसीलिए मैं इनको क्या कह रहा हूँ, ट्राइमेस्टर कह रहा हूँ। जेस्टेशन पीरियड मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन बींग्स में कितना है, 9 मंथ्स है। इसमें ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि ज़्यादातर सेल डेवलपमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गन फॉर्मेशन की शुरुआत होना, ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहे हैं। अब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बात याद दिला रहा हूँ। अगर आपको याद आ रहा है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि आईजीजी क्लास की एंटीबॉडीज़ जो कि आरएच एंटीबॉडीज़ के खिलाफ मदर की बॉडी बनाती है, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा, रीच फीटल सर्कुलेशन, क्लम्प फीटल आरबीसी, कॉज hemolysis in RBC leading to anemia and formation of the immature cells. That is why the condition was called as erythroblastosis fetalis. I hope you remember it. So यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मदर की बॉडी से कुछ चीज़ें डिफ्यूज़ करके कहाँ आ सकती हैं, फीटस साइड में आ सकती हैं, और ये इनमें कुछ ड्रग्स इन्वॉल्व है। सो 2 बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो कभी भी जो एक्सपेक्टेंट मदर है उसका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। शी मस्ट नेवर बी एक्सपोज टू एक्सरेज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट whether before taking a female x-ray, a female of reproductive age group, to specifically inquire about pregnancy and desist from any x-ray examination during the first trimester of pregnancy, because this can cause cellular abnormalities, cell division की abnormalities हो सकती हैं, it can cause even carcinogenesis और neoplastic changes. So this is very important. और इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, that will be ultrasonography. Ultrasound will be, it is not using any penetrating radiations, किसी भी तरह के रेडिएशंस को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए दिस इज बेसिकली साउंड वेव्स दैट आर यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड शुड बी अ सेफ इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. सिमिलरली drugs administration should be with great precautions and cautions. सो किसी भी फीमेल को जो प्रेग्नेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, केवल उन्हीं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना चाहिए जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अर्ली प्रेगनेंसी में 2 प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ में होती हैं. एक तो होता है नाउजिया और वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है. नंबर 2 इंसोम्निया. सो द फीमेल्स इन अर्ली प्रेगनेंसी सफ़र फ्रॉम 2 प्रॉब्लम्स. 1 MSS means vomiting. Number 2 insomnia means lack of sleep. 1960s में एक ड्रग आई थैलिडोमाइड. सो ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड. सो दिस थैलिडोमाइड ड्रग basically was an anti-emetic. That means it used to stop वॉमिटिंग्स. लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था कि इससे नींद आती थी. तो ये बहुत बढ़िया दवाई हो गई. तो फीमेल की 2 प्रॉब्लम थी. नंबर 1 कि उसको उल्टियाँ आ रही हैं. नंबर 2 नींद नहीं आ रही है. हमारे पास एक दवाई ऐसी है जो कि उल्टियों को रोकती है, लेकिन साथ में उसका साइड इफेक्ट क्या है कि नींद आती है. सो इसीलिए 1960s में बिना किसी सिग्निफिकेंट क्लिनिकल ट्रायल के इस ड्रग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. इसकी वजह से फीटल माल फॉर्मेशंस हो गए, और ये फीटल माल फॉर्मेशन, इस कंडीशन को हम कहते हैं फोकोमीलिया. फोकोमीलिया में लिम्स नहीं बनते हैं.
सो बच्चों के लिम्स नहीं बने। सो बेसिकली अगर आप ऐसे समझें कि ये अगर इस तरह का कोई बेबी है तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टंप और यहीं पर छोटे छोटे क्या बन गए, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्ब बन गए। इस कंडीशन को आपने कहा फोकोमिलिया। और ये जो फोकोमिलिया इस किसकी वजह से हुआ, थैलिडोमाइड की वजह से हुआ, इसीलिए इसे इनफेमसली थैलिडोमाइड डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। सो बहुत सी ड्रग्स टेराटोजेनेसिस कर सकती हैं। टेराटोजेनेसिस, टेराटोमा का मतलब ये होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन सकता है, एक इस तरह का मास बन सकता है जिसमें हेयर भी होगा, जिसमें टीथ भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। सो इस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड मास को हम कहते हैं टेराटोमा। सो मैनी ड्रग्स आर नोन टू कॉज टेराटोजेनेसिस एंड देयरफॉर एनी ड्रग एडमिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मस्ट बी स्ट्रिक्टली गिवन only after weighing all the options. So जब तक सारे ऑप्शंस वे ना किए जाएं तब तक ड्रग्स आसानी से एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। सो हमने ये देखा कि प्लासेंटा क्या करता है, हमने ये देखा कि गैस्ट्रुलेशन में तीनों क्या बन चुकी हैं, जर्म लेयर्स बन चुकी हैं। और उन जर्म लेयर्स में मैंने आपसे कहा था एक जर्म लेयर है एक्टोडर्म और दूसरी है मीजोडर्म और तीसरी है एंडोडर्म। अब हमने ये कहा कि कुछ ऑर्गन्स किससे बनेंगे, एक्टोडर्म से, कुछ ऑर्गन किससे बनेंगे, मीजोडर्म से, और कुछ ऑर्गन्स किससे बनेंगे, एंडोडर्म से। सो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट आपको दिखाता हूँ। सो इस लिस्ट को आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मीजोडर्म से। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं जरूर बताऊंगा। लेट अस लुक एट अ डायग्राम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। सो अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो हमने एक ये लिस्ट बना रखी है कि एक्टोडर्म से आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको याद रखिएगा। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन याद रखिएगा, हेयर एंड नेल्स याद रखिए। इसी तरह से मेमोरी ग्लैंड, प्लीज रिमेंबर मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, modified sweat gland and it is derived from embryonic ectoderm। अगर आप थोड़ा सा और देखें, external and internal ear, lens of the eye, muscles of the iris, pituitary, suprarenal कहते हैं एड्रीनल को, enamel of tooth, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, एक्टोडर्म से बनती हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि एक्टोडर्म से बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स किससे हैं, एक्टोडर्म से। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एज यू कैन सी कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपसे कहा ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग कार्टिलेज एंड बोन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मसल्स ऑल टाइप एक्सेप्ट द मसल ऑफ आइरिस, ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप देखें मसल ऑफ आइरिस कहाँ से बनती है, एक्टोडर्म से। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जॉइंट्स हर तरह के, फेशिया हर तरह के, फेशिया आपको याद आ रहा होगा, फेशिया, एपोन्यूरोसिस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी मसल फिजियोलॉजी में। इसी तरह से अगर आप देखें तो डर्मिस ऑफ द स्किन, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ये जिसमें छोड़ देंगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का एपिथेलियम। इसी तरह से अगर आप आगे आएँ, सो जो इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ क्या चीज़ होगी इसमें जो आप देख सकते हैं, अगर आप देखें कॉर्टेक्स, सुप्रारीनल कॉर्टेक्स, सो एड्रीनल कॉर्टेक्स, यहाँ देखिए ये एड्रीनल मेडुला है। अगर आपको याद आ रहा है एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रीनल मेडुला इज फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, याद रखने में आसानी होगी। सो एड्रीनल मेडुला किससे बनता है, एक्टोडर्म से, लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स किससे बनता है, मीजोडर्म से। अगर आपको याद आ रहा है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहते हैं। इधर आते हैं हम एंडोडर्म में, एंडोडर्म में आप देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी तरह से अगर आप देखें थायराइड और पैराथायराइड का पैरेन्काइमा, और अगर आप देखें इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, यहाँ याद आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन बन गया। यूरोजेनाइटल सिस्टम में एक्सेप्ट द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा विच इज हियर। सो दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड, पैरेन्काइमा ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास। सो दीज आर द ग्लैंड्स दैट आर salivary, pancreas and liver are the accessory digestive tracts, are the accessory digestive glands. They are also derived from the embryonic mesoderm. So आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 जर्म लेयर्स बनी हैं, इनसे बार बार आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एंट्रेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। सो अब अगर आप ये देखें कि अब कुछ ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, अब हमने इन्हें क्या कहना शुरू कर दिया, फीटस कहना शुरू कर दिया। और इसके बाद में जब ऑर्गन्स बने होंगे तो अब फीटस में क्या होना शुरू होगा, फीटल डेवलपमेंट होनी शुरू होगी।
So now this will be followed by the development of the fetus. So there are some milestones that we will look again. So मैं एक और डायग्राम से आपको कुछ फीटल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स बताऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू स्टिक मेजॉरिटी ऑफ योर एनसीईआरटी माइलस्टोन्स दैट आर गिवन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स मैं आपको और बताता हूँ. अच्छा रहेगा अगर आप इनको याद रख सकें. सो अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गन्स तो बन गए हैं, फीटस बन गया है, और फीटस में क्या बनने शुरू हुए हैं, ऑर्गन्स बनने शुरू हुए हैं. और अब आप ये देखें तो वीक 4 में अगर आप देखें तो 4th वीक में हार्ट बिगिंस टू बीट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आर्म्स बड अपीयर हो गए, लिवर, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर स्टार्ट टू फॉर्म एंड स्प्लीन अपीयर्स. इसमें मेरा अपना पर्सनल वो ये है कि ये हार्ट बिगिंस टू बीट, दिस शुड बी एब्सोल्युटली रिमेंबर्ड. वीक 5 प्लीज रिमेंबर, आईज स्टार्ट टू फॉर्म, हैंड्स स्टार्ट अपीयर एज पैडल्स, छोटे छोटे पैडल्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, लेग बर्ड्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे. इसका मतलब लिम्स की बात हो रही है. और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया. ये कब हुआ? 5th वीक में. 6th वीक में थोड़ा याद रखिएगा, लंग्स फॉर्म होने शुरू हो गए. हालांकि लंग्स मैच्योर होने में बहुत टाइम लगाएंगे, लेकिन फॉर्म होने कब शुरू हो गए? वीक 6 में. 7 में देखें हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए, एल्बोज एंड टोज आर विजिबल. इसको जरूर याद रखिएगा. हमने ये कहा वीक 8 में एक्सटर्नल ईयर्स स्टार्ट टू फॉर्म, जिसे आप पिन्ना भी कहते हैं, और पिन्ना के अंदर जो आप जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, दे स्टार्ट टू फॉर्म. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 9 से 15 वीक में देखें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फॉर्म, टूथ बड अपीयर, आईलिड्स फॉर्म, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आईलिड्स फॉर्म, फीटस इज वेरी एक्टिव, मतलब मूवमेंट दिखाई दे रही है, ब्रेन एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड. और अगर आप ये देखें 16 to 26 वीक्स, ब्रेन डेवलप्स रैपिडली, एल्वियोलाई लंग्स में बनना शुरू हो गए, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई एंड ईयर फॉर्म, आईब्रोज, आई लैशेज एंड नेल्स अपीयर, मसल्स डेवलप, एंड 27 and 28 बॉडी फैट इंक्रीज हुआ, बोन्स कंप्लीट हो गई देर डेवलपमेंट में, हेड हेयर गेट्स कोर्सर एंड थिकर, एंड ब्रेन इज कंटिन्यूसली एक्टिव. सो ये मैंने कुछ टाइमलाइंस आपको बताई कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ. फीटल लाइफ में किस तरह से आपने देखा कि 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो जो जर्म लेयर्स हैं उनसे कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, और दूसरा एक हमने रफ टाइमलाइन देखा कि जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रही है फीटल लाइफ में. नाउ लेट अस थिंक, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द फीटस हैज डेवलप्ड फुल्ली. अब हम ये कह रहे हैं कि इन सब के बाद में फीटस पूरी तरह से क्या हो गया है? डेवलप हो गया है. प्लेसेंटा भी पूरी तरह से क्या है? डेवलप्ड है. सो अब हमने ये कहा कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस. सो डेवलप्ड इज फुल्ली, द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड देयर इज फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा आप जानते हैं पहले से ही फुल्ली डेवलप्ड था. इतनी बात आपको समझ में आ गई. इसका मतलब अब हम जेस्टेशन पीरियड के एंड पर आ रहे हैं. जेस्टेशन पीरियड के एंड पर आ रहे हैं और अब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, और इस चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को आप कहते हैं पार्चुरेशन. इस चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को आपने क्या कहना है? पार्चुरेशन कहना है. सो इस बात को यहाँ समझिए. अब हम ये कह रहे हैं कि जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो प्लेसेंटा को एक सिग्नल भेजता है. बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में कम से कम 6 या 7 बार आया है एंट्रेंस में. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. हम कह रहे हैं कि जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो गया तो एक सिग्नल किसको गया? प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को कम किया और ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर दिया. जैसा आपको याद होगा कि फीटल लाइफ में जो प्लेसेंटा ज़्यादा सिक्रीट क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन. कम क्या सिक्रीट करता है? ईस्ट्रोजन. और वो जो हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करता है? सप्रेस करता है. लेकिन अब आप ये समझिए कि जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस ने एक सिग्नल भेजा प्लेसेंटा को तो उसने प्रोजेस्टेरॉन कम किया और ईस्ट्रोजन इंक्रीज किया, और इसकी वजह से मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी शुरू हो गई. मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टार्ट हो गई. आपको ध्यान होगा कि इस प्रोजेस्टेरॉन ने मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस किया हुआ था. दिस इज कॉल्ड एज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. इसे हम कहते हैं कि ये किसकी शुरुआत हो गई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा. सो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा इनिशिएट्स अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. व्हाट हैपेंस? सडनली द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस एंड साइमल्टेनियसली द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस. दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड द मायोमेट्रियम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द लेबर पेन्स. इसे हमने क्या कहा? लेबर पेन्स कहा. और इस पेन की वजह से जो मैटरनल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, उसने स्टिमुलेट किया मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, अगर आपको याद आ रहा है, और वहां से रिलीज हो गया ऑक्सीटोसिन.
ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, और ये जो ऑक्सीटोसिन है इट विल इंक्रीज मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंड इंक्रीज मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेबर पेन. मोर पेन, more oxytocin, more strong myometrium contraction, and that is what happens during this labor. What happens that the labor pains actually increase in strength and frequency, and it becomes a rare example of what is called as a positive feedback in human beings. सो दिस पॉजिटिव फीडबैक, आप ये समझिए कि यहाँ से पहली बार मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से पेन हुआ, पेन की वजह से ऑक्सीटोसिन, मैटरनल पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन ने और स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट किया मायोमेट्रियम को, और ज़्यादा पेन हुआ, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ पॉजिटिव फीडबैक. बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एंड दिस विल कॉज द इजेक्शन ऑफ द बेबी और द बर्थ प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. इसकी वजह से क्या होना है, पार्चुरेशन होना है. मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, आपको एक जस्ट छोटा सा आइडिया दूंगा पार्चुरेशन के बारे में. आप जानते हैं कि जो ह्यूमन फीटस है वो चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड है और उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन है. सो अगर आप ये थोड़ा सा इमेजिन करें, यहाँ पर जो फीटस डेवलप है उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, चारों तरफ एक फ्लूइड है, और बाहर से हम क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी. रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स विल लीड to the passage of the amniotic fluid per vaginum. This process tells the gynecologist that the birth process has actually begun. So the passage of the amniotic fluid per vaginum will be the heralding of the labor process. Now the gynecologist will understand. Now what is going to happen? What is going to happen, since the head is the normal presenting part, the head will come and engage at the internal os. If you remember, I told you internal os is a junction between the cervical canal and the uterus. वहाँ पर जाकर के engage हो जाएगा. This will lead to ultimately more strong contraction. So normally the presenting part is the head, and this is called as the normal delivery. लेकिन अगर presenting part क्या होंगे, feet होंगे, then we will call it as a breech delivery. उसको हम क्या कहेंगे, breech delivery. उसके बाद में the head will come into the cervix and will engage at the external os. External os में the gynecologist will be able to see the head, and head के बाद में now she will be ready to assist delivery. She will deliver the shoulder and pull the baby out with a sweeping action. बच्चे को जब बाहर निकाल लेंगे तो उसको अपसाइड डाउन हैंग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी कैविटी में क्या भरी हुई होगी, फ्लूइड. इस फ्लूइड को हम मेकोनियम कहते हैं. इट विल बी अलाउड टू कम आउट बाय ग्रेविटी असिस्टेड थिंग्स. सो ग्रेविटी असिस्टेड प्रोसेस से हम कोशिश करेंगे बाहर आए, और उसके बाद में बेबी को फिर टैप किया जाएगा. टैप करने से क्या होगा, पेन होगा. पेन होने की वजह से बेबी विल हैव अ क्राई, एंड इंस्टेंटली पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा. अगर आपको याद आ रहा है तो हम ये याद करेंगे कि फोरामेन ओवेल बंद हो जाएगा. मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ फोसा ओवेलिस. डक्टस आर्टीरियोसस बंद हो जाएगा, फीटल सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, एंड लंग्स एक्सपेंड होंगे बेबी के, और अचानक उसका कलर एकदम इंस्टेंटेनियसली कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. इस बीच में जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 स्टेराइल क्लैंप लगा करके बीच में एक स्टेराइल ब्लेड से काट के बेबी को अलग कर देगी. दिस विल बी द डिलीवरी ऑफ द बेबी. द बेबी विल बी हैंडेड ओवर टू द पीडियाट्रिशियन उसमें एक एपगार स्कोरिंग करेगा. एक बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें देखा जाता है बच्चे की मोटिलिटी कैसी है, कलर कैसा है, क्राई कैसी है, और एक 0 to 10 के स्केल पर एक स्केलिंग करी जाएगी. और ये देखा जाएगा कि बच्चे को मदर के साथ रखना है या आईसीयू की ज़रूरत है. वो एकदम इंस्टेंटेनियसली कौन जज कर लेंगे, पीडियाट्रिशियन. इस बीच में द गायनेकोलॉजिस्ट विल बी इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा विच विल बी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. और ये याद रखिएगा, इस टाइम पर अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है तो आपको याद आ रहा होगा क्लास 11 से कि आपको एंटी RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाना है. सो आपने क्या लगाना है, एंटी RH इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है. ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. अल्टीमेटली वो बेबी जो हमने बताया वो डिलीवर हो गया. उस बेबी का मिनिमम बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg. सो एनी बर्थ वेट, एनी इन्फेंट, एनी न्यूनेट बर्थ वेट विच इज़ लेस देन 2.5 kg इज कॉल्ड एज अ लो बर्थ वेट बेबी. उसे हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी. बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में जो हमारा डिक्टम है, वो मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल द न्यूनेट मस्ट बी केप्ट विद द मदर. न्यूनेट को किसके साथ रखना है, मदर के साथ में रखना है. इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं. एक मैं पहले दूसरा वाला फ़ायदा पहले बता देता हूँ. वो ये है कि ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन्डिंग हार्मोन. मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताया था.
और इस ऑक्सीटोसिन की वजह से जो नियोनेट है और मदर के बीच में एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड डेवलप होता है, और क्योंकि इस टाइम मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, सो इट विल बी गुड, इट विल बी प्रूडेंट इफ द बेबी इज केप्ट विद द मदर। नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी वांट टू एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। हम ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज करना चाह रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल पोस्टपार्टम स्टेजेस में जो मदर क्या प्रोड्यूस करती है, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ अ वेरी स्पेशल फ्लूइड एंड इट इज़ कॉल्ड एज द कोलोस्ट्रम्स। उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम्स। और इन कोलोस्ट्रम्स में एक तो IgA क्लास ऑफ एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है और नंबर 2 प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। और क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी अभी फीटस में डेवलप नहीं हुई है, सो ये जो IgA क्लास की एंटीबॉडीज़ हैं, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, they become very very important for the fetus, and that would be a passive immunity, passive naturally acquired passive immunity that is acquired by the developing fetus. So हम जो मदर के साथ में बच्चे को रख रहे हैं, नंबर 1 एक तो हम चाहते हैं कि फीटल डेवलपमेंट के हम उसको ब्रेस्ट फीड कराएं, एंड नंबर 2 मदर और नियोनेट के बीच में क्या डेवलप हो, एक इफेक्टिव बॉन्ड डेवलप हो। This finishes the discussion on this chapter, the human reproduction.